नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरीके से किसानों ने मोर्चाबंदी कर ली है और ये किसान जिन्हें दिल्ली पुलिस पहले इजाजत नहीं दे रही थी तो मजबूरी वश उन्होंने अब इजाजत दी है कि सारे किसान निरंकारी ग्राउंड पर यानी कि बुराड़ी एरिया में आकर इकट्ठे हों, लेकिन इन किसानों ने मना कर दिया है। इसके अलावा क्या कुछ डेवलपमेंट्स रहे हैं किसानों के मोर्चे को लेकर और उनके प्रदर्शन को लेकर, इसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, कैसे ये आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर है किस तरीके से ममता बनर्जी के कैबिनेट में और उनके बहुत ही करीबी माने जाने वाले मंत्री यानी कि शुवेंदु अधिकारी ने अपना आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के क्या मायने हैं, बंगाल इलेक्शंस पर इसका क्या असर दिखने को मिल सकता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से। तो आइए बात करते हैं कृषि कानूनों को लेकर चल रहे प्रदर्शन की, जो किसान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से चलकर चलो दिल्ली का नारा यानी कि दिल्ली चलो का नारा लेकर आए हैं। और 26 और 27 नवंबर को उन्होंने ये तय किया था कि वो दिल्ली चलेंगे और अपनी बातों को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि पुलिस की बर्बरता के जो एपिसोड्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। जो पुलिस का रवैया है और जो उनका बर्ताव है, एक तरीके से वो नक्सलियों जैसा है, क्योंकि वो रास्ते में कीलों के ढेर, ट्रक जो मिट्टी से भरे हुए हैं, बैरिकेड्स, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उसके अलावा पानी की बौछारें कड़कड़ाती ठंड में उनके ऊपर डाल रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि किसान संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से वो आकर प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए न सिर्फ हरियाणा की बल्कि यूपी की सरकार भी लग गई है और तमाम एफर्ट्स के बावजूद ये किसान दिल्ली में आ तो गए हैं और दिल्ली पुलिस ने मजबूरन वश इनको परमिशन दिया कि ये बुराड़ी एरिया के निरंकारी ग्राउंड पर इकट्ठे हो। लेकिन इन किसानों ने मना कर दिया है कि वो निरंकारी ग्राउंड नहीं जाएंगे। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि वो सिंधु बॉर्डर पर इन सारे किसानों ने डेरा डाल लिया है। और आपको बता दें कि इस बीच में मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है हरियाणा की, उसने कहा था कि हम किसानों को किसी भी चीज का बेजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वहां का माहौल खराब नहीं करने देंगे। इसके चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिंधु और टिकरी बॉर्डर को सील कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में किसानों ने सारे रोड ब्लॉक्स को, सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए काफी भारी संख्या में ये किसान दिल्ली आ तो गए हैं। लेकिन इस बीच आज एक और डेवलपमेंट हुआ है कि ये जो पूरे संयुक्त मोर्चा है किसानों का, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने आज एक संयुक्त मोर्चा जो किसानों का है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। और उस पत्र में नरेंद्र मोदी को ये लिखा है कि ये जितने भी किसान हैं बहुत भारी संख्या में आगे बढ़ रहे हैं। और उस पत्र में ये लिखा गया है कि हरियाणा, यूपी और सेंटर उनको रोक रहा है आने से, लेकिन इन किसानों की जो हिम्मत है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बावजूद कि उन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, कड़कड़ाती ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, मिट्टी की ट्रकें उनके लिए खड़ी कर दी गई, बैरिकेड्स खड़ी कर दिए, लेकिन किसानों ने इस पत्र में लिखा है कि मोदी जी हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि किसानों से इस तरीके का व्यवहार न किया जाए, क्योंकि अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो वो शायद इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने इस पत्र में यह भी लिखा है कि पहले भी जब किसानों की आवाज सरकार ने नहीं सुनी थी, बिना आवाज सुने, बिना किसी बातचीत के सरकार अध्यादेश लेकर आई और अब कानून को लेकर आई है। तो इन किसानों की यही डिमांड है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 है उसे भी रद्द किया जाए। तो अब इन किसानों की शंकाएं क्या हैं, उन्हें डर क्या है? इन सारे किसानों को ये लगता है कि एमएसपी को खत्म किया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि नहीं, एमएसपी तो रहेगी। इसके अलावा मंडी नहीं होगी, इन किसानों को ये लगता है।
उसके अलावा इनको ये भी लगता है कि जो सरकारी रेट पर फसलों की खरीद है वो शायद खत्म हो जाएगी। किसानों और कंपनीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा साइन, जिसमें कि इन किसानों को लगता है कि ये जो किसान हैं ये कंपनी और उनके वकील के बिल्कुल नुमाइंदे बनकर रह जाएंगे या बंधक बनकर रह जाएंगे। किसानों को यह भी लगता है कि कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ जाएगी। तो इन सारी शंकाओं के बीच आज आप ये देख लीजिए कि जो किसानों का हित है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही है। हालांकि एक नहीं, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ना एमएसपी हटेगी, ना मंडी हटेगी, ना ई पोर्टल्स पे जो ट्रेडिंग पोर्टल्स हैं वो नहीं हटेंगे और किसानों के हित को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद एक भरोसे की कमी दिख रही है और किसानों ने कहा है इस बात को लेकर, क्योंकि अगली जो दौर की बातचीत है वो 3 दिसंबर को होनी है। तो किसानों का ये कहना है कि एक तरफ तो सरकार हमको बातचीत के लिए बुला रही है और दूसरी तरफ इस तरीके का रवैया हमारे साथ कर रही है जैसे कि हम बिल्कुल एंटी नेशनल्स हैं या हम नक्सली हैं। तो इन किसानों का ये कहना है कि इस तरीके का व्यवहार उनके साथ न किया जाए अगर वाकई में सरकार बातचीत के मोड में है। इधर बीच विपक्षी पार्टीज ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और लगातार प्रहार कर रही है, चाहे वो लेफ्ट की पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं कि एमएसपी की चोरी करने वाली ये सरकार है, किसानों के हित के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो जो विपक्षी पार्टीज हैं वो अपनी बात को कहने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक इतने बड़े कृषि कानून जिसकी रिफॉर्म्स की सरकार बात कर रही है, वो रिफॉर्म्स लाने की सरकार बात कर रही है, लेकिन जो बातचीत का दरवाजा है वो सुरक्षित और खुला रास्ता सरकार क्यों नहीं खोल पा रही है आज किसानों के लिए। और अगर सब कुछ इतना ही ठीक है, कृषि कानून बिल्कुल जितने भी जो कृषि कानून आए हैं अगर उसके बारे में सब कुछ ठीक है, तो आज बातचीत के लिए इतनी देरी क्यों हो रही है। आज सरकार कहीं ना कहीं भरोसा नहीं जीत पाई है इन किसानों का। और आपने देखा होगा कि ये जो मारामारी है किसानों के बीच, ये हरियाणा और पंजाब में ज्यादा देखी गई है क्योंकि वहां पर एमएसपी के आधार पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में किसान वहां पर खरीद करते हैं। तो उनके मन में जो ये डर है ये कहीं ना कहीं निराधार नहीं है। तो क्या सरकार इनको अश्योरेंस दे पाएगी और क्या सरकार बातचीत का एक खुला और सुरक्षित दरवाजा खोल सकेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज कहीं ना कहीं डायलॉग की, भरोसे की एक भारी कमी दिख रही है। सरकार एक तरफ कहती है कि वो किसानों की आय को दुगना कर देना चाहती है, कृषि कानूनों को बिना बातचीत करके लेकर आ गई। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में जो भी चल रहा है उसको लेकर काफी प्रश्न खड़े हुए हैं और सरकार कम से कम इन प्रश्नों का सामना तो करे किसानों के आगे आकर। क्या वो नहीं कर सकती? यही बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत की। आपको याद दिला दें कि कंगना रनौत का जो बंगलो था पाली हिल्स का, जिसमें उनका ऑफिस था, उसे डिमोलिश कर दिया गया था। उसके साथ तोड़फोड़ की गई थी ये कहते हुए सितंबर के महीने में इसी साल कि वो अवैध निर्माण है, किचन की जगह टॉयलेट, टॉयलेट की जगह किचन बनाया गया है। इस तरीके की अवैध निर्माण की खबरें आ रही थी और ये उस समय की बात है जब बयानबाजी कंगना रनौत और मुंबई सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसके बीच में चरम सीमा पर थी। पहले सुशांत राजपूत के केस को लेकर हुई, फिर कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई सुरक्षित जगह नहीं है, मुंबई का कंपैरिजन उन्होंने पीओके से किया। तो ये बयानबाजी चली, फिर संजय राउत ने भी उस पर काफी कुछ चीजें कही। तो इसी बीच जब ये पाली हिल्स बंगलो का डेमोलिशन हुआ तो कंगना रनौत ने कोर्ट में केस पिटिशन किया था। उसी केस की आज सुनवाई थी और जिसमें कि आज कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है कंगना रनौत को और कोर्ट ने यानी कि जस्टिस एसजे कथवाला और आरआई चागला की बेंच ने कहा है कि कोर्ट इस तरीके की मसल पावर को अप्रूव नहीं करता किसी भी नागरिक के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भावना से लिया गया एक कदम था जिसकी वजह से इस निर्माण को गिराया गया। तो ये दो मुख्य बातें थी। और तीसरी एक बात जो कोर्ट ने कही कि जो भी नुकसान कंगना रनौत का हुआ है उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, जिसके लिए कोर्ट एक इवैल्यूएटर को अपॉइंट करेगा और उसे मार्च 2021 तक इस कॉम्पेंसेशन को भरना पड़ेगा। इसके अलावा संजय राउत को और कंगना रनौत को भी कोर्ट ने हिदायत दिया है। कंगना रनौत को यह कहा है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं और
इस तरीके की इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी आप ना करें, थोड़ा संयम बरतें। साथ में संजय राउत को भी कहा है कि आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आपका जो आचरण रहा है, जिस तरीके से आपने टीवी चैनल्स में इंटरव्यूज दिए हैं, वो आपको शोभा नहीं देता। तो दोनों को हिदायत दी है। तो दोनों की बयानबाजी पर कोर्ट ने कहा है। जो डेमोलिशन की बात है उस पर भी कोर्ट ने कॉमेंट किया है। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने आज कंगना रनौत को हिदायत भी दी, उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया है, जिसको लेकर आज सोशल मीडिया पर काफी शोर मच रहा है। पहली बात तो ये कि कंगना रनौत को राहत मिली है एक बड़ी कोर्ट से। वो विकास अघाड़ी, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को जब बेल मिली तो वो भी एक बड़ा झटका था, क्योंकि अर्नब ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी। अब कंगना के मामले में जब कंगना ने उन्हें चुनौती दी थी तो कंगना को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि इस ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर करे, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग करें, तो उसका आज खामियाजा कौन भरेगा? अगर बीएमसी के लोगों ने डेमोलिशन किया है तो क्या उन्हें रूल्स, नियम, कानून नहीं पता थे? वो कौन ऑफिसर्स गए थे जिन्होंने इस तरीके से डेमोलिशन किया, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की? और आज जो कॉम्पेंसेशन की बात कोर्ट कह रहा है, जो इवैल्यूएटर अपॉइंट करेगा, तो इसका खामियाजा कौन भरेगा? क्या ये पब्लिक मनी है? क्या टैक्स पेयर के मनी से, आज जो टैक्स पेयर का पैसा है, क्या उस पैसे से आज कंगना रनौत को कॉम्पेंसेशन मिलेगा? तो इन सारी चीजों को लेकर आज बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और एक दूसरा सवाल जो लोग खड़ा कर रहे हैं कि इतने सारे लोग भारी संख्या में आज खड़े हैं जिनकी कोर्ट्स को, जिनके केसेस को हियरिंग नहीं मिलती है। लेकिन आप देखिए, अर्नब गोस्वामी के केस में भी कोर्ट ने उन्हें तुरंत प्रायोरिटी दी। आज कंगना के केस को लेकर भी देखिए उनको तुरंत प्रायोरिटी मिल गई है, जिसको लेकर आज सोशल मीडिया पर लोग काफी लिख रहे हैं कि वो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े रसूख वाले लोग हैं, उनके केसेस को हियरिंग भी जल्दी मिल जाती है। लेकिन जो ऑर्डिनरी आम इंसान है वो जूझता रहता है महीनों सालों और उसके केस को हियरिंग नहीं मिलती है। तो विकास अघाड़ी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा झटका है। अब इस तरीके से अब वो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो उसकी अवमानना कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कंगना रनौत को कॉम्पेंसेट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो इलीगल डेमोलिशंस हैं, क्योंकि बीएमसी ने कुछ कागज भी दिखाए थे कि जो पाली हिल बंगलो है, जहां पर कंगना रनौत का ऑफिस था, वहां पर 14 वायलेशंस दिखाए गए थे उस कागज में। तो अगर वो वायलेशंस हैं तो इस तरीके के जो इलीगल वायलेशंस हैं, इस तरीके के इलीगल और अवैध निर्माण है, आज उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। तो आज बहुत सारे सवाल आज खड़े करने की जरूरत है। कोर्ट ने कंगना को राहत दी है, हिदायत भी साथ में दी है, हिदायत संजय राउत को भी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो कॉम्पेंसेशन है ये किसकी जेब से जाएगा? क्या टैक्स पेयर की मनी से जाएगा? और दूसरी बात ये कि जो इलीगल अवैध निर्माण की जो कहानी है बॉम्बे में, एक नहीं आपको सैकड़ों ऐसे अवैध निर्माण के केसेस मिल जाएंगे, तो अब उनका क्या रास्ता आपको और आसान और क्या साफ नजर आता है? इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलचल की। जी हां, ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले मंत्री यानी कि शुवेंदु अधिकारी, जिनके पास परिवहन मंत्रालय था, आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। लगभग 1:05 पर उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और जो वहां के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनको इस्तीफा भेज दिया। अब लोग पहले से ही अटकलें लगा रहे थे कि शुवेंदु अधिकारी काफी ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि जो ममता बनर्जी जो पिछले लोकसभा के जो चुनाव थे 2019 के 42 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इनटू द वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। जिसके बाद जो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका बोलबाला काफी चलने लगा। उन्होंने प्रशांत किशोर जो पार्टी स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनको भी रोपिन किया, और उन्होंने कहा उन्होंने बहुत सारे संगठन में चेंजेस किए, बदलाव किए, और ये जो बदलाव थे वो कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी को ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे। सोर्सेस का ये भी कहना है कि वो शुवेंदु अधिकारी एक बहुत ही पावरफुल राजनीतिक परिवार से आते हैं, और उनका सिर्फ जो ईस्ट मिदनापुर यानी कि नंदीग्राम वो जहां से आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जिले हैं जहां पर उनका प्रभाव है। और कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे थे कि 65 सीटों में उनका प्रभाव है, और वो ये चाहते थे कि 65 सीटों में जो भी उम्मीदवार आगे आने वाले जो 2021 के चुनाव हैं तो उनकी पसंद से उम्मीदवारों को उतारा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी
थर्सडे की बात है जब उन्होंने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन से भी इस्तीफा दे दिया, जिसके वो चेयरमैन थे। उसके पहले उन्होंने हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दिया। तो ये एक बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी कहां जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने तो इनडायरेक्टली कहा है कि अब ममता बनर्जी का जो टेन्योर है उसका अंत है, और कुछ लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि वो शायद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 10 नवंबर की एक नंदीग्राम की रैली थी जिसमें कि शुभेंदु अधिकारी ने इस बात को कहा था कि वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं और उनके साथ उनके सामने जो भी रोड़े अटक रहे हैं उनके राजनीतिक जीवन में, वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बताना चाहते हैं और वो जल्द ही बताएंगे। लेकिन उन्होंने कार्ड्स अपने ओपन नहीं किए हैं। उनका अगला कदम क्या होगा किसी को भी नहीं पता है, लेकिन सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो आने वाला चुनाव बहुत रोचक होने वाला है पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके की पोलराइजेशन की टैक्टिक्स अभी से शुरू हो गई, जेपी नड्डा ने ऑलरेडी एनआरसी और सीए को लेकर बातचीत की थी। लव जिहाद को लेकर नैरेटिव ऑलरेडी बनाया जा रहा है 3-4 स्टेट्स में, अब पश्चिम बंगाल में भी इसको लेकर बनाया जाएगा। तो बीजेपी ने अपना गेम प्लान वहां पर शुरू कर दिया है। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सही है कि वोटर्स को पोलराइज करिए और जो ममता बनर्जी के खेमे के जो लोग हैं उनको पोचिंग करिए। ये पॉलिसी बहुत ही क्लियर अब समझ में आ रही है कि टीएमसी के लोग हैं। हालांकि आज शुभेंदु अधिकारी के मामले में जो सौगतो रॉय हैं, जो टीएमसी के नेता और पार्टी के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि शुभेंदु पार्टी छोड़ेंगे, मैं उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अभी अपने कार्ड्स नहीं ओपन किए हैं, तो सभी लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि शायद वो बीजेपी में ही जाएंगे। तो सबकी निगाहें टिकी होंगी कि शुभेंदु अधिकारी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन बहरहाल ममता बनर्जी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है ठीक चुनाव के कुछ महीने पहले। अब इसके लिए क्या रणनीति बनाएंगी ममता बनर्जी? क्या वो बातचीत का दरवाजा फिर से खोलेंगी? क्योंकि ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते थे शुभेंदु अधिकारी, और इतने करीबी मंत्री का चला जाना ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आपको याद दिला दें कि जो नंदीग्राम और शिंगूर में जो एजिटेशन हुआ था उसकी अगुवाई की थी शुभेंदु अधिकारी ने, उसके सूत्रधार माने जाते हैं। तो आज वो सूत्रधार ने टीएमसी से रिजाइन कर दिया है, अपनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ा झटका है। इसको लेकर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। आज के एजेंडा की जो 3 स्टोरीज थी उसमें इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बताइएगा आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।